पहले बात करते कि एक्सरेज मतलब होता क्या है। तो एक्सरेज मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें मालूम है कि बहुत सारे बहुत सारे वेव्स होते हैं। जैसे लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। उसी तरह से ये एक्सरेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम से। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में मोस्ट एनर्जेटिक जो है वो एक्सरेज आते हैं। इनसे ज्यादा बस गामा रेज की एनर्जी होती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सरेज की होती है, जिनकी वेवलेंथ है इन द रेंज ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम होती है और एक्सरेज। जैसे हमें मालूम है कि एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू, यानी एनर्जी इज गिवन बाय एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है। इसलिए अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी यहाँ पे बढ़ती है। जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें मालूम है कि विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ होती है फ्रॉम 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये वेवलेंथ उससे अगर कम लेंगे तो कम वाली होती है यूवी, एंड यूवी से अगर कम लेंगे तो होते हैं एक्सरेज। इनकी वेवलेंथ कम होगी, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इनको छोड़ के बस गामा रेज होते हैं, उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। उनको छोड़ेंगे तो मोस्ट एनर्जेटिक रेज होते हैं एक्सरे। ठीक है, तो ये एक्सरे जो है सबसे पहले हिस्ट्री में इनका जो बेसिक डिस्कवरी का पार्ट था वो डिस्कवरी की थी WC रोंटगेन इस साइंटिस्ट ने। ठीक है, विल्हेल्म रोंटगेन था जर्मन फिजिसिस्ट। इसने क्या किया था, एक्सरे को डिस्कवर किया था। ठीक है, एक्सरे को क्या किया था, इसने डिस्कवर किया था। इससे पहले ये 86 की बात है, उससे पहले हमें एक्सरेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये एक्सरे डिस्कवर करते टाइम बेसिकली एक्सरे का मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे का जो मैकेनिज्म है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेनन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट फेनोमेनन है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। क्यों अपोजिट फेनोमेनन है, तो देखो बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था, लाइट फॉल होती थी, इंसिडेंट होती थी, एंड उसकी वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन एक्सरे के प्रोडक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ये बम्बार्ड करते हैं हम। ठीक है, बम्बार्डेड ऑन मेटल। हम क्या करते हैं कि एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्ट मूविंग मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटल के प्लेट के ऊपर अपन बम्बार्ड करते हैं। तो याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलता था तो उसको बाहर आने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला लाइट होता था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के बाहर होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट ये इस तरह से होता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर जाना है तो उसकी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, to enter on the surface of metal, electrons have to emit their energy। सरफेस के अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को उनकी एनर्जी इमिट करनी पड़ती है, एंड दे इमिट्स
they emits energy in the form of high energy इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि होता क्या है, देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि फास्ट मूविंग यानी एकदम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम मेटल के सरफेस के ऊपर बम्बार्ड करेंगे। तो ये सरफेस के अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ये जो एनर्जी का इमिशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में, ये एनर्जेटिक होता है, इसलिए हम उसको अलग क्राइटेरिया में रखते हैं जिनको हमने यहाँ पे एक्सरे बोला है। ठीक है, तो बेसिक ये प्रोसेस कैसी थी, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है कुलीज ट्यूब। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन कुलीज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है कुलीज ट्यूब, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से होता है, एक वैक्यूम ट्यूब आती है, ठीक है, और इस वैक्यूम ट्यूब में हम क्या करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन को हीट करने के लिए यहाँ पे एक कॉइल यूज करते हैं जिसको हम हीट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जहां पे बम्बार्ड होने वाला है वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक टारगेट न्यूक्लियस को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पे प्लेस क्या होता है, ये टी यानी ये टारगेट न्यूक्लियस बना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड होगा। बम्बार्ड होते टाइम हमें मालूम है कि उसको अगर मेटल के अंदर जाना है तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये एनर्जी का इमिशन होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्सरेज कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरेज इमिट हो जाएंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे कूलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हुई थी उसको लेके ये वापस जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली जो मेटल का सरफेस होगा ये एज ए एनोड बिहेव करता है, एंड ये जो फिलामेंट हम यूज करेंगे इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल के हाई स्पीड बनते हैं एंड टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे बम्बार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, इसको बोला जाता है कुलीज ट्यूब, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बाद इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस के ऊपर बम्बार्ड होंगे तब ये एक्सरेज का क्या होता है, इमिशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होंगे वहां पे ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी ये कन्वर्ट होती है एक्सरेज के एनर्जी में। ठीक है, एक्सरेज के एनर्जी में। तो यहाँ पे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब ये कंटिन्यूअस एक्सरेज मतलब इसकी कंसेप्ट क्या होती है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होती है स्टेप बाय स्टेप में, एंड पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट होती है फोटोन में, एंड रिमेनिंग पार्ट कन्वर्ट होता है हीट में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक न्यूक्लियस एंड उसके सराउंडिंग में ये रिवॉल्व करने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड ये क्या करेंगे, जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही थी उसका सरफेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से यहाँ पे आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आता है फर्स्ट कोलिजन में ये एनर्जी इमिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थोड़ी एनर्जी लूज करता है, आगे आता है और एक कोलिजन होता है, इस कोलिजन में वो और थोड़ी एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, आगे जाके फिर उसकी एनर्जी और रिड्यूस होती है, एंड ये फिर से कहीं पे कोलाइड होता है, वहां से और एनर्जी मिलती है, बाद में उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो फिर ये यहाँ पे सेटल हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स स्टेप बाय स्टेप जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इमिट होगी उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट होती है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, इसलिए इस टाइप के एक्सरेज को बोला गया कंटिन्यूअस एक्सरेज। एक कंटिन्यूअस एक्सरेज की केस में क्या होगा कि जो वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इन एक्सरेज की, ये सब एक्सरेज है, इन एक्सरेज की एनर्जी होती है h इंटू न्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा hc बाय लैम्बडा।
तो जो इमिट होने वाला एक्सरे था उसकी जो वेवलेंथ है वो बनती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। यहाँ पे h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। c यानी स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। एंड e का मतलब ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड हो रहा था उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एज ए ई। यानी कि जो वेवलेंथ होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ एंटर करने वाले या फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर। तो हमें मालूम है एक्सपेरिमेंट में हम जो एनर्जी की वैल्यू है ये 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर सकते हैं। इट में वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेवलेंथ होगी वो भी वेरी करेगी फ्रॉम ये इंफिनिटी तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, कोई भी एक एनर्जी जिसको मैं ईवी बोल रहा हूं यहां तक बढ़ा सकते हैं। तो वेवलेंथ भी क्या होगी, ये ईवी से लेके इंफिनिटी तक वेवलेंथ वेरी होगी। ठीक है, मतलब जब 0 एनर्जी है तब उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इंफिनिटी होगी। जब ईवी इतनी एनर्जी है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी और एक बार चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वेवलेंथ इमिट होगी लैम्बडा मिनिमम दैट विल बी इन केस ऑफ हाईएस्ट एनर्जी दैट इज एच सी अपॉन ई इंटू बी। यहाँ पे ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एंड वी का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है तो ये वर्क डन होता है v इंटू क्यू, यानी v बनता है w बाई क्यू। तो q इतना चार्ज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको मूव करने के लिए v इतना पोटेंशियल अगर अप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये था कंटिन्यूअस एक्सरेज। और इस कंटिन्यूअस एक्सरेज के बाद में नेक्स्ट टाइप के एक्सरेज आते हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की थोड़ी सी केस डिफरेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में क्या होता है देखो कि कुछ इलेक्ट्रॉन ये एंटर करते हैं एटम में, और एटम में एंटर करने के बाद न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नॉकआउट कर देते हैं, निकाल देते हैं और रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मैं ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो इन ऑर्बिट में क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये सेकंड ऑर्बिट में और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी जो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ पे ये बम्बार्ड होने वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो टारगेट न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, तो बेसिकली ये यहाँ पे आके ये जो इलेक्ट्रॉन था इन ऑर्बिट में, इनमें से एक आधे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे यहाँ पे आके बम्बार्ड होता है। बम्बार्ड होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है एंड ये फ्री हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ये अगर फ्री हो गया तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वैकेंट स्पेस हो गया। तो अब कंडीशन क्या हो गई देखो कि यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है वो तो फिल करनी पड़ेगी। तो ये फिल करने के लिए ये जो पहली वाली शेल है उसको के बोला जाता है, दूसरी एल होती है, उसके बाद में आएगी वो एम एन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस ऑर्बिट में से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए जंप करके यहाँ पे आ जाता है। तो कंडीशन क्या हुई देखो, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, इसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी थी। यहाँ पे आने के बाद उसको अगर स्टेबल स्टेट में रहना तो ये खुद की एनर्जी इमिट करेगा, और उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है, ये जंप करने के बाद
नीचे के ऑर्बिट में आना है, इसलिए ये खुद की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो इमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के डिफरेंस की एनर्जी एंड ये बम्बार्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दोनों एनर्जीज एक साथ इमिट हो जाती है, दोनों एनर्जीज एक साथ इमिट हो जाती है एंड एक साथ इमिट होने की वजह से ये एक्सरेज क्या होते हैं, मोर एनर्जेटिक बनते हैं, ठीक है। एक्सरेज क्या होते हैं, ये मोर, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, हाईएस्ट होती है, या फिर यहाँ पे उनकी वजह से जो भी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, मतलब एक्सरे जो है वो मोर एनर्जेटिक बन गए। तो ऐसे जो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे और यहाँ पे जो एक्सरेज इमिट होंगे जिसकी एनर्जी बहुत हाईएस्ट है, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पे रिलेशन यूज करना पड़ता है 1/λ इज इक्वल्स टू z माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन है जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये z का मतलब होगा एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम। उसके बाद में जो B आएगा ये कांस्टेंट है, ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिया होता है, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा, लेकिन मेनी टाइम्स इसकी वैल्यू 1 लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट ये चेंज हो सकता है, ठीक है। N1 मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, देखो डायग्राम में ये जैसे सेकंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वही केस है। ये N1 मतलब N2 मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड N1 मतलब होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वापस आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे उनको बोला जाएगा K अल्फा एक्सरेज, और कुछ होते हैं K बीटा एक्सरेज, ये दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है। डिफरेंस क्या है देखो, K अल्फा कब, जब इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम L टू K, एंड K बीटा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम M टू K। M टू K समझ में आ रहा है कि अगर ये थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता तो वो K बीटा बनते, लेकिन अगर सेकंड में से फर्स्ट में आ रहा है तो उस केस में जो अल्फा रेज होते हैं उनको एक्स रेज होते हैं उनको K अल्फा एक्स रेज बोला जाता है, एंड अगर वो थर्ड ऑर्बिट में से आएगा तो वो उस केस में K बीटा एक्स रे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, बस इनके जो स्टैंडर्ड रिलेशन है वो याद रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, और इनको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि अगर हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के एक्सरे का उसके इंटेंसिटी के साथ में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इस तरह से ये इनका ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सडनली इंटेंसिटी इंक्रीज हुई थी फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक K अल्फा एंड K बीटा, इनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक है। तो ये बना कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये बना कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, इनको छोड़ के जो नॉर्मल ग्रोथ करने वाला ये पोर्शन था इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड कंटिन्यूअस एक्सरे के बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोस्टले का पीरियोडिक टेबल था, तो उसने ये पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे तो उनके लिए एक्सरे की प्रॉपर्टी उसने कंसीडर की थी, और उसने एक पर्टिकुलर लॉ यूज किया था जिसको बोला जाता है मोस्लेस लॉ। और ये मोस्लेस लॉ होता क्या है, ये होता है रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट Z माइनस B, जहां पे ये न्यू का मतलब होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, Z का मतलब होगा एटॉमिक नंबर,
एंड ए एंड बी ये कॉन्स्टेंट्स होंगे जो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने से हमें जेड मालूम पड़ता था, इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट की थी वो थोड़ी सी सिंपल हो गई थी, तो उसके लिए एक्सरे का जो पार्ट है वही हमने यूज किया था। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। और ये एक्सरे का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेंसिटी के फॉर्म में इस तरह से होगा कि कोई भी हमने एक मीडियम रखा है जिसमें से यहाँ पे एक्सरे आ रहा है जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी IO है, एंड फिर ये इस ऑब्स्टेकल में से पास हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी I है, एंड अगर इसकी थिकनेस आपको x दी जाएगी तो इन दैट केस ये जो I होता है ये बनता है इक्वल्स टू I0 इंटू e रेज टू माइनस ऑफ म्यू इंटू x, जहां पे I का मतलब होगा इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे, I0 का मतलब होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, एंड म्यू मतलब ये होगा एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर द गिवन मीडियम। जो मीडियम हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, इस मीडियम का ये एब्सॉर्प्शन कांस्टेंट होता है, वो हर एक मटेरियल की केस में डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे उसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में और एक पॉइंट है जो हमें आगे भी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज ब्रैग्स लॉ। और ये ब्रैग्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, और डिफ्रैक्शन होने के बाद उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन उसने बोला था 2d sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। जब हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमें सेम रिलेशन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे d का मतलब होगा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। उसके बाद में थीटा मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वेवलेंथ यानी सॉरी लैम्बडा यानी वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सरेज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, इसलिए इसकी ट्रैवलिंग की स्पीड होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद में एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, not deflected by electric or magnetic field। उसके बाद में कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल होगा तो अब वो रिलेशन से उसको डिफ्रैक्ट करेगा। देन ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी क्या करते हैं, अपने स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, गैस को आयनाइज करने की उनके में एबिलिटी होती है, एंड ये पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू एक्सरेज। मैंने पहले बोला है इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, हर बार क्वेश्चन आता ही है ऐसे नहीं है, लेकिन जेईई में क्वेश्चन आएगा इसका। नीट वालों के लिए थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट हुआ आपके ऊपर तो आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका एक्सरेज। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ऊपर, हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट बाकी था, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी एकदम सिंपल टॉपिक है ये, जिसमें से बहुत सारा पार्ट आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता है। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। अब अगर न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमें डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब होता क्या है कि सबको मालूम है कि न्यूक्लियस मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर है, पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर है ऑफ एन एटम।
हर एक एटम की जो पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर होती है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। एंड इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ये न्यूक्लियॉन्स दो टाइप के होते हैं। पहले भी होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। दूसरा न्यूक्लियॉन होता है दैट इज न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन का चार्ज है इसको चार्जलेस नहीं बोलना है, इसको न्यूट्रल बोलना है। ऐसे क्यों? वो आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते टाइम समझ में आएगा। एंड इसका जो मास है वो सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये दो न्यूक्लियॉन मिला के न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस की ऑन एन एवरेज साइज होती है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। यानी न्यूक्लियस की अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू R0 इंटू A रेज टू 1/3। ये एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जहां पे R0 का मतलब होता है लीनियर कांस्टेंट which is equals to 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। तो ये यहाँ पे जो A है इसका नंबर होता है, इसका मतलब होता है मास नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर फॉर द गिवन न्यूक्लियर, ठीक है। उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, अभी न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास नंबर अगर हमें मालूम है तो टोटल मास बनेगा एक न्यूक्लियॉन का मास इनटू मास नंबर दैट इज m इंटू ए। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, यानी ये बनेगा स्मॉल m इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r का क्यूब। तो यहाँ पे इसको अगर क्यूब करेंगे तो ये बनेगा R0 का क्यूब इंटू A। तो A अपॉन A है तो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएंगे, तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी में बस बचेगा स्मॉल m, ये 3 ऊपर जाएगा अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब। इसमें जितने सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ A यानी एटॉमिक मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी ये एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंड ये इसकी वैल्यू होती है इन द रेंज ऑफ 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ये होती है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर का क्यूब। अभी उसके बाद में कुछ बेसिक बातें हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ओरली बोलूंगा जो आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। दोनों सेम ही होते हैं, इसे दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये बनता है एटॉमिक नंबर जो डिनोटेड बाय Z है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई कंसिडरेशन नहीं है, इन दोनों की जो सम होगी उसको बोला जाता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आइसोटोप है। आइसोटोप यानी
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे H11, H12, H13 में होता है। H11 यानी ये हाइड्रोजन हो गया, H12 यानी ड्यूटेरियम, H13 यानी ट्रिटियम। तो तीनों में अगर देखेंगे तो प्रोटॉन के नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। आइसोटोन का मतलब होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये यहाँ पे N आता है इसलिए न्यूट्रॉन सेम, यहाँ पे P आता है इसलिए प्रोटॉन के नंबर सेम। एंड न्यूट्रॉन के नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब ये एग्जांपल होगा C614, O816 एंड F917। तीनों में अगर देखेंगे तो प्रोटॉन के नंबर निकालने के बाद जो नंबर बचते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे ऑल आर सेम। इसका मतलब ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। सिमिलर टर्म आती है आइसोबार। आइसोबार मतलब क्या होता है, सेम मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि C616, N716, देन O816, ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। तो ये बना आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। अब आएगा टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमें पढ़ना है अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन वो पढ़ने से पहले पढ़ना क्यों है, तो बेसिक कंडीशन क्या है। देखो अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो प्रोटॉन होता है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो प्रोटॉन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है। एंड वी नो दैट कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि 10⁻⁻15 मीटर इतने रेडियस वाले छोटे से स्पेस को हमने न्यूक्लियस बोला है, इसमें रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि न्यूक्लियस जैसा छोटा सा स्पेस है और उस स्पेस में ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल किए बिना एक ही स्पेस में कैसे रह सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली हमारे पास इसका आंसर पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आता है और वो मास की पूरी डेफिनेशन बदल देता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये मास के बारे में बोल देता है कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। मास यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, डायरेक्टली वो एनर्जी होती है, विच इज गिवन बाय E = m×c का स्क्वायर। E = mc²। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास, जिस मास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन था हमें इस पर डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा घूम फिर के फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्या है, देखो कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमें मिल नहीं रहा था। उससे बिटवीन क्या हुआ, आइंस्टाइन आ गया, ये नई कंसेप्ट आइंस्टाइन ने बोल दी। और ये कंसेप्ट बोलने के बाद हम क्या करने लगे कि हर एक पार्टिकल की एनर्जी देखने लगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में अगर देखेंगे तो प्रोटॉन का मास हमें मालूम है, कितना है प्रोटॉन का मास, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो एक पूरे प्रोटॉन को अपन अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके लिए हमने फिर रिलेशन यूज किया E = m×c का स्क्वायर। यम यानी 1.67 × 10⁻⁻27, c का स्क्वायर कर रहे हैं यानी ये बनेगा 9 × 10⁻16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये E = 1.67 × 9 एक ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू बनेगा 10 की पावर ये +16 -27, यानी हो गया 10⁻⁻11। ये जूल में इतनी एनर्जी प्रोटॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद में प्रोड्यूस होती है। सेम को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये 1.67/1.6, ठीक है, इंटू 9 इंटू -19 ऊपर आके +19 -11 यानी 10⁻⁸ इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोटॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद में लिबरेट होती है, इमिट होती है। सेम अगर बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, तो पूरी प्रोसेस अगर रिपीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद में अराउंड 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हम इमिट करते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्टार मार्क आपको याद रखना पड़ेगा कि बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास ऑफ 1 AMU, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी लिबरेटेड। अभी ये 1 AMU यानी क्या होता है? 1 AMU यानी वही प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU मास की डिस्ट्रक्शन के बाद में हमें ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो 1 मिनट में हम फिर से लॉग आउट करेंगे, फिर से लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करो, टाइम खत्म।